नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागरी एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के मोस्टली सेल बायो के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सेल साइकिल को कवर किया गया है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय छिद्र केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य दोनों दिशाओं में खास पदार्थों के आदान प्रदान के मार्ग हैं। पदार्थों का उनकी गमन की दिशा का कौन सा क्रम सही है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में दे दिए गए हैं। तो आंसर है दोस्तों इसका आंसर है फॉर सभी। प्रोटीन एंजाइम केंद्रक में, राइबोसोम के घटक केंद्रक से बाहर, एमआरएनए केंद्रक से बाहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों केंद्रक झिल्लियां परिकेंद्रीय अवकाश द्वारा पृथक रहती है। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, 1050 नैनोमीटर। क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, बड़ी तथा अनेको केंद्रिक। गुणसूत्र को आकृति प्रदान करने वाली संरचना कहलाती है। तो दोस्तों वो है सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर दी गई है इसका कौन सा सही है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, ए टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र, बी एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, सी सब मेट्रोसेंट्रिक गुणसूत्र और डी है मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। दोस्तों गुणसूत्रों का टाइप है, उनको ABCD में विभक्त करना है। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया चित्र एक गुणसूत्र को दर्शाता है। दोस्तों ये चित्र गुणसूत्र को दर्शाता है। निम्न में से कौन सी सारणी गुणसूत्र का सही निरूपण करती है। दोस्तों कौन सी सारणी है जो गुणसूत्र का सही निरूपण करती है, बताना है दोस्तों। तो फर्स्ट, सेंट्रोमेरिक संख्या 2, काइनेटोफोर की संख्या 1 और भुजाओं की संख्या 4। तो दोस्तों फर्स्ट सही है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कार्यों के बारे में असत्य है। दोस्तों सूक्ष्म कार्यों के बारे में असत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट, ये जीवाणु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका के दिए गए चित्र में कुछ संरचनाएं ए छूटी हुई है, संरचनाओं को पहचानिए। दोस्तों ये स्ट्रक्चर दी गई है, उसके अंदर ए और ई छूटी हुई है। तो इसमें आंसर बताना है फर्स्ट, ए प्लाज्मोडेजमेटा है, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सी गोल्जी उपकरण है, तो डी माइटोकॉन्ड्रिया और ई है राइबोसोम। तो ए है दोस्तों प्लाज्मोडेजमेटा और ई है राइबोसोम। आंसर है दोस्तों फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब विभाजन करती हुई कोशिकाओं को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो गुणसूत्र पहली बार कब दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, प्रोफेज अवस्था के अंदर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचनाएं जो मध्य अवस्था के दौरान गुणसूत्रों को मध्य रेखा प्लेट पर पंक्तिबद्ध करती है कहलाती है। दोस्तों तो इसका आंसर है सेकंड, ध्रुवीय तथा काइनेटोफोर सूक्ष्म नलिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और अच्छे से ध्यान दें, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA की प्रतिकृति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन से पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिपक्व तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन करने में असमर्थ होती हैं, ये समतः होती है जीवन फेज में। आंसर है दोस्तों जीवन फेज। समसूत्री तर्कों की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्र के सेंट्रोमियर भाग में एक विशेष रचना से जुड़ती हैं जो कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, काइनेटोफोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समसूत्रण के दौरान गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पृथक हो जाने पर ये कहलाते हैं तथा तर्कुओं के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों पुत्री गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुणसूत्रों के समजात युग्म के सदस्य हैं तो एक समान जीन स्थल रखते हैं। डाउन सिंड्रोम का निदान व्यक्ति के का अध्ययन करके किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों कैरियोटाइप। दोस्तों इसका आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड के मध्य आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान किस दौरान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है मियोटिक प्रोफेज के दौरान, मियोटिक प्रोफेज के दौरान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रत्येक पुत्री कोशिका में DNA की मात्रा घट जाती है क्योंकि। इसका आंसर है दोस्तों सेकंड, अर्धसूत्रण प्रथम तथा द्वितीय के मध्य गुणसूत्रों की प्रतिकृति नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कोशिका चक्कर की इंटरफेज अवस्था का भाग नहीं होती।
तो दोस्तों इसका आंसर है एम अवस्था। निम्नलिखित में से कौन समसूत्रण की प्रोफेज में घटित नहीं होता? दोस्तों बताना है समसूत्रण की प्रोफेज में घटित नहीं होता, तो यह समजात गुणसूत्रों का युग्मन। जीवाणु के द्विविभाजन तथा मानव कोशिका के कोशिका विभाजन के मध्य अनेक अंतर हैं। अधोलिखित में से कौन एक नहीं है? इनमें से जो नहीं है उसे बताना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों 4, जीवाणु विभाजन से पहले अपने डीएनए की प्रतिकृति करते हैं। अंतरावस्था को परिभाषित करने वाला मील का पत्थर वह है जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। आंसर दोस्तों 3। अर्धसूत्रण का न्यूनकारी चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि बताना है दोस्तों। इसका आंसर है 4, अन्यथा प्रत्येक निषेचन पर गुणसूत्रों की प्रतियां दुगनी हो जाएंगी। निम्न में से कौन सी प्रावस्था कोशिका चक्र के 95% से अधिक अवधि वाली है? आंसर दोस्तों इसका इंटरफेज। एस प्रावस्था में क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति, जंतु कोशिका में तारक केंद्र की प्रतिकृति। तो आंसर 3, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। जीवन 0 प्रावस्था में कोशिकाएं बताना दोस्तों क्या होता है इस फेज में? तो इसका आंसर है दोस्तों 3, उपापचय दृष्टि से सक्रिय होती हैं लेकिन सामान्य अवस्था में और अधिक प्रचुरोद्भन नहीं करती हैं। जब समसूत्री विभाजन शुरू होता है तब एक संघनिहित गुणसूत्र 2 द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों क्रोमेटिड। आंसर है 4। मेटाफेज के अंत तक सेंट्रोमियर का विभाजित नहीं होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आंसर है दोस्तों सेकंड, प्रतिकृति डीएनए अणुओं को एक साथ जोड़े रखता है। जीन विनिमय एंजाइम आधारित क्रिया है, एंजाइम है। जीन विनिमय एंजाइम आधारित क्रिया तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों बताना है? तो एंजाइम है दोस्तों सेकेंडरी कॉम्बिनेज। डिप्लोटेन किस्में कई महीनों या वर्षों लंबी हो सकती है, कुछ कशेरुकियों के ओसाइड्स में। आंसर दोस्तों 3। संवर्धन माध्यम में मानव कोशिका तथा इष्ट कोशिका अपना चक्रण पूर्ण करने में क्रमशः लगभग समय लेती है दोस्तों 24 घंटे और 90 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये जो डायग्राम दिया गया है 2 कार्बन 4 कार्बन ABCD टाइम दिया गया है और कार्बनों की संख्या दी गई है, डीएनए कॉन्टैक्ट दिया गया। ग्राफ एक प्रारूपिक समसूत्री कोशिका चक्कर की विभिन्न प्रावस्थाओं A to D के दौरान डीएनए की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3। दोस्तों इसका आंसर है 3। ए में है G1, बी में है S प्रावस्था, सी में है G2 प्रावस्था और डी में है M प्रावस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 कोशिका के बनने हेतु एक अभिन्न इन सिटू मूल कोशिका में कितनी बार अवश्य रूप से विभाजित होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों सेकंड, 15 बार विभाजन होगा। निम्न चित्र को पहचानिए दोस्तों, इस चित्र को पहचानना है और बताना है कौन सी अवस्था है ये। तो यह मेटाफेज के लिए संक्रमण की अवस्था है, माइटोसिस। निम्नांकित चित्र पूर्वावस्था अवस्था में प्रवेश करती हुई कोशिका को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त चित्र को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित में से कौन सा चित्र अर्धसूत्री विभाजन की समाप्ति पर कोशिका के लिए सही होगा? दोस्तों डायग्राम बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के लिए जो कथन सही नहीं है तो वो है दोस्तों आंतरिक झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों सेकंड। प्रोक्सीसोम का कार्य है दोस्तों बताना है, प्रोक्सीसोम का कार्य है तो H2O2 का विनाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समस्त कोशिकाएं रखती हैं तो राइबोसोम। आंसर 4। यदि एक ग्रास हॉपर की कोशिका G2 में डीएनए की 200 इकाइयाँ रखती है तो ग्रास हॉपर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के टेलोफेज सेकंड के अंत में डीएनए की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है 50 इकाइयाँ। एक लाल रक्त कोशिका को जिसकी आंतरिक लवण सांद्रता लगभग 0.25% है तो को 4% लवणीय विलयन में रखा गया। अधोलिखित में से कौन सा सही घटित होगा? तो आंसर है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं जल त्यागती हैं तथा सिकुड़ जाती हैं। आंसर है दोस्तों फर्स्ट। क्वेश्चन दोस्तों समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र का स्थान क्रोमेटिड, खालिस्तान सेंट्रोमियर, खालिस्तान काइनेटोफोर और खालिस्तान डीएनए अणु का बना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट है गुणसूत्र 2, सेंट्रोमियर 1, काइनेटोफोर 2 और डीएनए 2।
आंसर है फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों बताना है इनमें से कथन कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इसमें सभी कथन सत्य हैं। कोशिका पटलिका दोष संग्रहण कोशिकाओं की भित्तियों के मध्य पटलिका को प्रदर्शित करती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जैसे अंगकपुत्री कोशिकाओं में वितरित होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पटलिका द्वारा अपकेंद्रीकरण में होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह खांच विदलन विधि द्वारा अभिकेंद्रीकरण में होता है। दिया गया चित्र एक गुणसूत्र को दर्शाता है। संरचना ए बी सी गुणसूत्र के प्रकार को पहचानिए। दोस्तों गुणसूत्र के प्रकार को पहचानना है। तो दोस्तों इसका आंसर सेकंड है, ए सैटेलाइट, बी है द्वितीय संकुचन, सी है मेट्रासेंट्रिक। अधोलिखित में से कौन से कोशिका अंग में पाएंगे कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया जो शर्करा अणुओं के टूटने तथा बड़ी मात्रा में एटीपी के संश्लेषण से संबंधित होती है पाई जाती है? इसका आंसर है दोस्तों सूत्रकणिका। ये सब क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सूक्ष्म नलिका चालक प्रोटीन तथा एक्टिन तंतु सभी किसके भाग होते हैं? दोस्तों बताना है किसके भाग होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका के भाग होते हैं। दोस्तों कंकाल के भाग होते हैं। दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, यूकेरियोटिक कोशिका कंकाल का। दोस्तों आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको शक्तिशाली प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए एक कोशिका का परीक्षण करने को कहा जाए, आप जो प्रतिबिंब देखते हैं वो सुपरिभाषित केंद्रक तथा सूत्रकणिका है। इस कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका तथा त्वरक पाया जाता है। जीवों के कौन से समूह से यह कोशिका हो सकती है? दोस्तों वो समूह बताना है कोशिकाओं का। तो दोस्तों इसका आंसर है पादप कोशिका। प्लाज्मा झिल्ली में अधोलिखित में से कौन से वृत्त अणु पाए जाते हैं? दोस्तों बताना है कौन से वृत्त अणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक प्रतिरूप के अनुसार क्या होता है? दोस्तों इसमें तरल मोज़ेक प्रतिरूप के अनुसार तो दोस्तों बताना है इसका आंसर फोर। झिल्ली फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन का उच्च गमनशील मिश्रण होती है। दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक सक्षम होती हैं क्योंकि उनका आंतरिक प्रकोष्ठीकरण। तो इसका आंसर है दोस्तों सेकेंड, विशिष्ट कार्यों के विभाजन के लिए विशिष्टीकरण को स्वीकृत करते हैं। दोस्तों एक उत्परिवर्ती कोशिका जो सेल्यूलोज निर्माण में अयोग्य है, तो इसमें भी अयोग्य है कोशिका भित्ति निर्माण में। सर दोस्तों फर्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उन दो अंकों का चयन कीजिए जो संरचनात्मक रूप से अधिक समान होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, गोल्जी उपकरण तथा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करना, दोस्तों वीडियो को देखते रहना। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना प्लीज़, और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।